बारिश से बढ़ा सर्दी का सितम। झिलमिल और शादरा अंडरपास में पानी भरने से बढ़ी दिक्कत। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर उठाए सवाल। उद्घाटन के 2 दिन बाद ही फ्लाईओवर पर उठे सवाल। फ्लाईओवर पर अधूरी पाइपलाइन और पानी की रिसाव बनी समस्या। रामप्रस्थ रैंप का काम पड़ा हुआ है अधूरा। पुलिस ने डकैती के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 8 मामले में पहले भी रहा है शामिल। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। गेहूं की कटौती से बढ़ सकते हैं आटे और मैदे के दाम। दुकानदारों ने कहा बिक्री पर पड़ेगा असर। ओपन मार्केट सेल में कटौती से दुकानदार और ग्राहक परेशान। कैलाश नगर अग्रवाल भवन में श्री राम कथा का सुनाया गया महत्वपूर्ण प्रसंग। कथा के 7वें दिन श्री राम के वनवास के बारे में बताया गया। कथा में केवट संवाद का सुनाया गया प्रसंग। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिसंबर का महीना खत्म होते होते दिल्ली की सर्दियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ ठंड को बढ़ाया बल्कि सड़कों पर भी जल भराव और यातायात की समस्या बढ़ा दी है। खासकर पूर्व दिल्ली के इलाकों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां बारिश के बाद जाम और जल भराव के कारण लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। झिलमिल अंडरपास और शादरा अंडरपास दोनों ही जगह पानी भरने से एक समस्या उत्पन्न होती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही अक्सर प्रशासन की पोल खोलती है, लेकिन सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। वास्तव में 4-5 घंटे की इस बारिश ने हाल बेहाल बदहाल कर दिया है। जैसा वर्षा ऋतुओं में इस तरह की स्थिति आ गई थी। सरकार की पोल खुल चुकी है, पहले भी खुल चुकी थी, आज भी खुली हुई है। शासन प्रशासन व्यर्थ और बेकार है, कोई भी सफलता नहीं है। आज भी स्थिति वही है जो चौमासे के मौसम में थी, और वही स्थिति आज केवल मात्र 4-5 घंटे से बारिश हो रही है और इतना जल भराव हो गया है। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, निकलना दुश्वार हो गया है। और उसी में ये स्थिति शासन प्रशासन की पोल खोलती है। और वास्तव में सच्चाई है, ये शासन और प्रशासन यहाँ विफल है, उसके अधिकारी विफल हैं। जो जल भराव हुआ है इसका कारण, एकमात्र कारण यही है कि नालों की सफाई सिर्फ कागजों में होती है, धरातल पर इसकी कोई सफाई नहीं होती है। अब ये कहना कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न करे कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक कोई। यदि ये नाले समय पर साफ हो जाएं, अच्छी तरह से सफाई हो जाए, तो काहे को ये जल भराव हो। और इस जल भराव की वजह से जाम की स्थिति लग जाती है। किसी को जल्दी जाना हो तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जल भराव की वजह से गाड़ियाँ भी खराब होती हैं और कारण स्पष्ट है कि नाले साफ नहीं। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक बना नया फ्लाईओवर जनता के लिए सुविधा की जगह दुविधा बन गया है। फ्लाईओवर का 25 दिसंबर को सीएम आतिश ने उद्घाटन किया था। उद्घाटन के महज 2 दिन बाद ही इस फ्लाईओवर में कई समस्याएं सामने आ गई है। आज हमारे संवाददाता ने फ्लाईओवर का जायजा लिया तो पाया कि फ्लाईओवर में कई कमियां थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फ्लाईओवर में लगाए गए पानी की निकासी की पाइपलाइन से पानी लीक हो रहा था, जिससे पुल के नीचे जाने वाले 2 पहिया वाहनों पर पानी गिरने की समस्या हो रही थी। इसके अलावा रामप्रस्थ रैंप का काम अधूरा पड़ा हुआ था और फ्लाईओवर के निर्माण के बाद भी पेड़ रास्ते की रुकावट बना हुआ है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। पुल को उद्घाटन के अगले दिन ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि पेड़ों की समस्या का हल नहीं निकला, लेकिन आज उसे खोल दिया गया। 6 लाइन का फ्लाईओवर आपने सुना ही होगा कि यमुना पार्क के अंदर आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर को जोड़ने के लिए 6 लाइन के फ्लाईओवर का उद्घाटन बीती 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री आतिश ने किया था। आज उसकी सच्चाई दिखाएंगे। जो उन्होंने वादा किया था कि जिसमें 25 करोड़ की लागत बचाई गई है, इसका जो टेंडर है वो 372 करोड़ का हुआ था, लेकिन ये फ्लाईओवर 347 करोड़ में बन के तैयार हो गया था। आपको दिखाएंगे कि जो रामप्रस्थ की और जो फ्लाईओवर के लिए जो रामप्रस्थ से जो ये उतारा गया है सर्विस रोड, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोने पे ही एक पेड़ है,
साथ ही थोड़ा सा फ्लाईओवर को जॉइंट बनाने के लिए रैंप को तैयार किया गया था, जिस पे फर्श भी डाली गई है, से अपनी डाली गई है, रोड डाली गई है, लेकिन आगे देख सकते हैं कि आप जॉइंट है वो अटैच नहीं हो पाया और इसको बता दिया गया है कि 6 लाइन का फ्लाईओवर पूरा तैयार हो गया है। अब फिलहाल उद्घाटन के बाद पहली एक बारिश हुई है जो दिल्ली में सुबह से ही हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को थोड़ा जूम करेंगे कि जो पाइपलाइन लगाई गई है पानी को निकासी देने के लिए, उसकी जो टी है वो भी अब जो टी से पानी है वो रुक नहीं रहा और झमाझम पानी बरस रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं निकलने वाले राहगीरों को दिक्कत हो सकती है। जो बचत की गई है 25 करोड़ की, कहीं ना कहीं ये जो छोटे हिस्से हैं इनमें बचाकर दिल्ली सरकार ने बचत की है और दिखाया गया है। अब इसी के नीचे जो छोटे या बड़े पेड़ आ रहे हैं उनको ना काटने की मंजूरी से फ्लाईओवर को जो अप्सरा बॉर्डर के लिए आनंद विहार से आ रहा है वन साइड को कभी कभार बंद कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने कल जायजा लिया था 25 दिसंबर को, तो ये बंद पाया गया था, लेकिन आज 27 तारीख को खोला गया है। पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज की जानकारी के मुताबिक उन्होंने ये बताया था कि अभी फिलहाल जो पेड़ की अनुमति नहीं मिली है तो कभी कभार हम ट्रायल बेसिस इसको खोल रहे हैं, लेकिन पूर्णतः इसको चालू नहीं किया गया है। ये केवल अभी हो सकता है कि चुनाव के माहौल में मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी ने इसको खोला हो यमुना पार की वोट को कैप्चर करने के, लेकिन अभी इसमें पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये निर्माण कब पूरा होगा, क्योंकि बयान के दौरान तो मुख्यमंत्री आतिशी जी ने ये कह दिया है कि काम पूरा हो चुका है और 25 करोड़ की लागत में बचत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। शादरा जिला की स्पेशल स्टाफ टीम ने डकैती के एक बड़े मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पहले से ही 8 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आरोपी बबली उर्फ नदीम के बारे में गुप्त सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर मुनेश कुमार और ACP गुरुदेव सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने गली नंबर 14 D ब्लॉक गामरी रोड भजनपुरा में छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में बबली ने कृष्णानगर थाने में दर्ज डकैती के मामले में शामिल होना स्वीकार किया। उसने लूट के दौरान पिस्तौल दिखाकर पीड़ित को धमकाया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तिल बेगमपुर बुलंदशहर निवासी बबली उर्फ नदीम के रूप में हुई है। पुलिस ने बाकी सबूत जुटाते हुए आरोपी के साथियों की तलाश शुरू कर दी है। सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले गेहूं की कटौती के कारण लोगों को आने वाले दिनों में आटा, मैदा और इससे बनने वाली बाकी चीजें महंगी मिल सकती हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले से ही आटे के दाम बढ़े हुए हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि, लेकिन अगर कटौती जारी रही तो दाम बढ़ने की पूरी संभावना है। दुकानदारों का कहना है कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो लोग खरीदारी में कटौती करते हैं, जिससे बिक्री पर असर होता है। पहले तेल का रेट 130 रुपये बोतल था, अब 170 रुपये बोतल हो गया। अच्छा। कनोडिया हुआ, फॉर्च्यून हुआ, नेचर फ्रेश हुआ, पी ब्रांड हुए, और जो लोकल तेल हैं वो जो 120 रुपये के थे वो 160 रुपये के हो गए। अच्छा, तो मतलब काफ़ी फ़र्क हो गया। रिफाइंड वगैरह भी काफ़ी तेज़ हो गए हैं। रिफाइंड का क्या रेट मिल रहा है अभी 1 किलो के अगर बात करें? 150 रुपये का है फॉर्च्यून का, लेकिन आज की तारीख में घर में 160 रुपये का पड़ेगा। तो देसी घी में भी फ़र्क है? देसी घी में भी 10 रुपये बढ़ा है, उसमें कोई ऐसा विशेष फ़र्क नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है तेलों में और रिफाइंडों में। लेकिन अभी दिवाली के टाइम पे भी रेट बढ़े, उसके बाद नहीं, वो रेट बढ़े हैं क्या? दिवाली पे जो रेट बढ़े थे वही बढ़े हुए चल रहे हैं, वही रेट चल रहे हैं। दिवाली के बाद कोई इंक्रीज नहीं हुआ। और लग रही है कि आगे आने वाले समय में कम होगा या नहीं होगा? होली के बाद कम होना चाहिए। होली के बाद जब फसल आ जाती है इसकी तब कुछ कम हो जाना चाहिए। मतलब अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, अभी 4 महीने कम से कम इंतजार करना। क्या लगता है इस तरीके से रेट इतने ज़्यादा बढ़ते हैं? ये किसानों को जो इन्होंने पैसा दिया है ना जी, जो रेट बढ़ाए हैं किसानों की फसलों के, उसका इम्पैक्ट है। बस दिवाली से पहले तेलों में भी काफ़ी पैसे इंक्रीज़ हुए हैं, कम से कम 20-30 रुपये लीटर बढ़ गए हैं। पर अब ये ग्राहकी कम होने का कारण है ये क्या, मतलब पीछे से 3-4 रुपये लीटर का मंदा भी है। पर हाँ, अब इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत वापसी में ही रेट आ गए, वापसी नहीं आया, पर रेट में सारे बढ़े हुए हैं। कितना रेट था पहले सरसों के तेल का और अभी क्या रेट हो गया? पहले से कनोडिया का तेल था 120 रुपये लीटर सेल हो रहा था, अब आज 160-165 ऐसे सेल हो रहा है बाज़ार में। तो फ़र्क पड़ता है इन चीज़ का शॉप पे, मतलब दुकानदारी कम होती है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ना ही है। थोड़ी महंगाई अगर बढ़ेगी तो लोगों के बजट सारे हिलते हैं, ख़राब होते हैं, तो उसमें लोग बाग अपना कम ले आते हैं। जैसे 5 लीटर चाहिए वो 2 लीटर ले गया, किसी 1 लीटर ले गया अपना। बाकी डेली यूज़ वाली आइटम है तो इस्तेमाल तो होनी है। देसी घी और जो रिफाइंड तेल है उसके भी रेट बढ़े हैं क्या?
देसी घी में भी तेज़ी है 5-10 रुपये लीटर की पहले के मुकाबले, और रिफाइंड भी काफ़ी तेज़ हुए हैं। पड़ा है 25 रुपये करीब डिफरेंस आ गया है पहले से। बाकी दालों के भी रेट पहले खैर अरहर की दाल वगैरह काफ़ी तेज़ थी, अब थोड़ा सा हुए हैं कम। तो बाकी इनको ही ज़्यादा पता होगा, रेट तो सबसे ज़्यादा। आप लोग खरीद रहे हैं तो जो घर का बजट होता है, नहीं तो 2-3 हज़ार का बजट है, तो क्या 5-6 हज़ार तक पहुँच गया? नहीं 5-6 तो खैर इतना तो नहीं बढ़ा कि डबल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ रेट बढ़ गया। ये मान के चलिए कि 20% 25% बढ़ गया। वो बजट तो बिगड़ा है ही, जहाँ पे रिफाइंड पे ही कम से कम 25-30 रुपये के आसपास तो बढ़ा है। तो सारा ही चीज़ों पे बढ़े हैं रेट्स वगैरह। तो और बजट तो आटे पे भी बढ़ गया, आटे पे भी काफ़ी बढ़ गया है। जहाँ पे आटे पे भी ये समझ लीजिए कि पर केजी में जो है 7-8 रुपये के आसपास बढ़ गया है। तो बजट तो सारा मेन जो चीज़ें हैं वही, मेन ग्रोसरी का जो है वही सारा का सारा अस्त व्यस्त हो गया है। कैलाश नगर अग्रवाल भवन स्थित श्री राम कथा के 7वें दिन वीरवार को प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान केवट संवाद का प्रसंग सुनाया गया। ये राम कथा श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा की ओर से कराई जा रही है। आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री ने कहा कि जब प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास को चले, सरयू नदी किनारे उन्हें केवट मिला। प्रभु श्री राम ने केवट से नदी के उस पार उतरने के लिए कहा तो वो तैयार नहीं हुआ। केवट ने भगवान राम से कहा कि ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते वक्त पत्थर को आपके चरणों की धूल लग गई थी, उस पत्थर से नारी प्रकट हो गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप नावों में चरण रखें तो उससे भी कोई नारी नाव प्रकट हो जाए, ऐसा हुआ तो मेरी आजीविका खत्म हो जाएगी। इस पर श्री राम बोले, सोई करूं जेहि तब नाव ना जाए, अर्थात भाई तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। जिनका नाम एक बार स्मरण करने से मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, आज वही प्रभु केवट से आग्रह कर रहे हैं। केवट श्री राम की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वो चरण सरोज पखाड़ने लगा। उनके चरणों को धोकर केवट ने सपरिवार उस चरणामृत का पान किया। फिर वो प्रभु को नदी के दूसरी तरफ ले गए। नाव से उतरकर प्रभु राम ने पत्नी सीता की अंगूठी देने के लिए केवट की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन केवट ने उसे नहीं लिया। तब केवट ने प्रभु से कहा कि हम दोनों का एक ही काम है, सभी जीवों को पार उतारना। सरयू का जल लाल लाल हो गया उस युवा के रक्त से। मैंने तुझसे ये बात छिपा के रखी थी रानी। मैंने आज तक किसी को ये पाप प्रकट नहीं किया, कभी किसी को ये बात नहीं कही रानी। वो श्रवण कुमार था जो बूढ़े माता पिता को, अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था। श्रवण ने मुझे कहा, महाराज मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे इस प्रकार पशुवत मेरा वध किया है? पशु की तरह जो आपने मुझे मारा है, मेरा क्या अपराध है? मैं मर रहा हूं, पर महाराज ये जल मेरे बूढ़े माता पिता को जरूर पिलाइए, वो प्यासे ही मर जाएंगे। उनको पहले ये मत बताना कि मेरी क्या दशा हो गई, मैं जीवित नहीं हूं, ये मत बताना। कम से कम जब जल पी लें उसके बाद बताना उनको। तो महाराज दशरथ के हाथों में श्रवण ने प्राण त्याग दिए। रानी, इन्हीं हाथों में श्रवण ने मेरे प्राण त्यागे और मैंने सरयू का जल उठाया और दोनों बूढ़ों को जल पिलाने गया। जैसे ही वहां झाड़ी की आवाज सुनी, किसी के आने का शब्द हुआ, तो दोनों बूढ़े कहने लगे, श्रवण पुत्र, तू तो कहता था कि सरयू निकट है, इतना विलंब क्यों लगाया तूने पुत्र? इतनी देर तुमने क्यों लगाई पुत्र? तू हमसे नाराज है ना? तू नाराज है ना हमसे? हम कितनी बार तुझे समझा रहे हैं कि हम बूढ़ों का वजन तुझसे अब उठाया नहीं जा रहा। पुत्र छोड़ दे हमें, यही छोड़ दे पुत्र। भगवान का भजन करते करते ये प्राण त्याग देंगे हम। पुत्र, हमारा वजन तुझसे उठाया नहीं जा रहा है। तू मौन क्यों है? तू बोलता क्यों नहीं है कुछ? श्रवण ने कहा था, बोलना मत, पहले जल पिलाना किसी प्रकार। दशरथ मौन खड़े हैं।
बूढ़े कहने लगे, तू बोलता क्यों नहीं, तू नाराज है हमसे पुत्र, बोल। जब तक तू बोलेगा नहीं हम जल भी नहीं पिएंगे, तड़प तड़प करके मर जाएंगे, तो एक बार बोल तो सही। फिर दशरथ जी ने कहा, मैं अभागा दशरथ हूं, मेरे इन पापी हाथों से आपका पुत्र श्रवण स्वर्ग सिधार गया है, मैं आपके लिए जल लेकर के आया। कौशल्या, जैसे उन बूढ़ों ने सुना, जैसे बूढ़ों ने सुना हमारा श्रवण नहीं रहा, दोनों बूढ़े छाती पीटने लगे, माथा पीटने लगे, हाय हाय हाय, श्रवण पुत्र श्रवण। उन्होंने क्रोध में आकर के मुझे कहा, दशरथ, भले ही तू 4 पुत्रों का पिता बनेगा, लेकिन अंत समय में तुझे कोई जल पिलाने वाला नहीं रहेगा। जिस प्रकार से आज हम प्यासे मर रहे हैं, तेरे सामने तेरे पुत्र तुझे जल पिलाने की। उत्तर पूर्वी जिला की एटीएस टीम ने अवैध शराब बनाने, पैकिंग, स्टोरेज और बेचने के धंधे में लिप्त एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में टीम ने 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और कुल 410 लीटर अवैध शराब, 12,054 स्टिकर, पैकिंग, आयरन मशीन, 800 खाली प्लास्टिक की बोतलें, 4,700 बोतलों के ढक्कन, केमिकल की 5 बोतलें, अल्कोहल मीटर, पानी की टंकी और 90 पैकिंग बॉक्स बरामद किए। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम ने भजनपुरा के डी ब्लॉक गामड़ी रोड पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जो कि अवैध शराब की पैकिंग कर रहे थे। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। टीम की इस बड़ी सफलता से इलाके में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। शादरा नॉर्थ जोन द्वारा एमसीडी जनरल ब्रांच, स्वास्थ्य विभाग, आरपी सेल, ट्रैफिक पुलिस और दल्लब पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वार्ड नंबर 226 के जग प्रवेश हॉस्पिटल से ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक पुलिये तक लगभग 2 किलोमीटर तक अस्थायी अतिक्रमण और पार्किंग हटाई गई। इस कार्रवाई में 5 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 54 गाड़ियों को चालान काटे गए। अतिक्रमण न हो इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूर्व दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आपका सांसद आपके द्वार मुहिम के तहत आज मयूर विहार के चिल्ला गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में इलाके के आरडब्ल्यूए, स्थानीय निवासी और अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, जल बोर्ड, फ्लड डिपार्टमेंट और बीएसईएस के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसंवाद के दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र की समस्याओं को सांसद के सामने रखा। इन समस्याओं पर चर्चा करते हुए सांसद हर्ष मल्होत्रा ने सभी संबंधित विभागों को जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद संजीव सिंह और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र धाम भी मौजूद रहे। सांसद के जनता को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। वीर बाल दिवस इस समय गुरुद्वारों और स्कूलों में मनाया जा रहा है, जो वीर साहिबजादों की याद में 20 से लेकर 28 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज विवेक विहार के दशमेश पब्लिक स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स और टीचर्स ने वीर साहिबजादों की वीरता को याद किया। बच्चों को उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के चेयरमैन बलबीर सिंह और प्रिंसिपल सरिता सक्सेना ने किया। इस दौरान बच्चों ने कीर्तन और काफी परफॉर्मेंस भी प्रस्तुत किए। जिस शहादत को गुरु साहब ने दिया है, जिस वचन के ऊपर गुरु साहब शहीद हुए हैं, उस वचन को मैं अब पूरा करूंगा और उस वचन को निभाते निभाते जिस किले के अंदर, जिस अनंतपुर साहब के अंदर 34 साल उनको हो गए थे रहते हुए, उनका जो अपना घर किसी को छोड़ना पड़े, जो जिसमें वो 3 दशकों से रह रहा हो, 3.5 दशकों से 34 साल उनको रहते हुए वहाँ हो गए थे। केवल और केवल इसलिए छोड़ा जबकि उन्हें मालूम था कि ये लोग बेईमानी से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो राजे थे, पहाड़ी राजे, उन्होंने आटे की एक गौ बनाई, आटे की एक गौ बना के उसकी कसम खाई कि आप लोग यहाँ से बाहर जाएं, 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने में हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, अगर आप ये छोड़ देंगे
तो हम अपना युद्ध समाप्त कर देंगे। शहादत ऐसी नहीं देनी, उन्होंने सानू शहादत देने वास्ते नहीं किया, उन्होंने इसको सिक्ख्या लैण वास्ते किया ते असी अपने वड्डियां की इज्जत करिए, अपने टीचर्स की इज्जत करिए, अपने गुरुआं की इज्जत करिए, अपने धर्म की इज्जत करिए। ऐसी सिक्ख्या दी उन्होंने। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।